नमस्कार। आज हम केशव के भाषा सौष्ठव पर बात करेंगे। केशव के प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आज का विषय हमारा यही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और शैक्षणिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशव की भाषा पर प्रश्न आता है क्योंकि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जैसा कि हम पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं, केशव का जन्म एक संस्कृतनिष्ठ परिवार में हुआ था। केशव स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनका परिवार के सभी लोग संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और इसके लिए कहा जाता है, स्वयं केशव ने लिखा है कि भाषा बोलिन न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कविसो मंदमती तेहि कुल केशव दास। कि जिसके कुल के दास भी संस्कृत भाषा बोलते हों, उस कुल में यह मतिमंद केशवदास पैदा हुआ। स्वयं केशवदास जी ने स्वीकार किया कि उनके परिवार की मुख्य भाषा संस्कृत थी, क्योंकि बुंदेलखंड में रहते थे, ब्रजभाषा के नजदीक के क्षेत्र में रहते थे। बुंदेलखंडी का प्रभाव उन पर था, लेकिन काव्य सर्जन उन्होंने ब्रजभाषा में किया। साथ ही अन्य भाषाओं का प्रभाव उनके काव्य पर दिखाई दिया। बुंदेलखंड का प्रभाव सीधा सीधा था। अवधी, जो कि सूर तुलसी के समकक्ष थे, तो अवधी का प्रभाव उनके ऊपर बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ था, बहुत गहरा प्रभाव था। संस्कृत के वो विद्वान थे ही थे। और अरबी फारसी, चूंकि राज्य भाषा उस समय हुआ करती थी, उसका प्रभाव था। समाज में बोलचाल की भाषा में उसका महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए अरबी फारसी के शब्द भी उनके काव्य में देखने को मिलते। तो भाषा की दृष्टि से यदि बात करें तो केशवदास की भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि उनकी जो कविता है वो शुद्ध ब्रज भाषा की कविता नहीं मानी जाती। यही कारण है कि उनकी भाषा में दुरूहता आ जाती है। अचानक से भाषा बदल जाना या दूसरी भाषा का शब्द बीच में आ जाना एकदम से श्रोता, पाठक और जो समीक्षक हैं उनको रोक देता है। तो यह भाव उनकी भाषा के लिए माना जाता है। तात्पर्य के एक संस्कृत परिवार के विद्वान कवि द्वारा अपनी भाषा की विवेचना जो की गई है वह बिल्कुल सटीक सिद्ध होती है। अब चूंकि वह दौर ब्रजभाषा का था और बुंदेलखंड के नजदीक ब्रज क्षेत्र पड़ता है, तो ब्रजभाषा में ही काव्य सर्जन, ब्रज और अवधी दो ही मूल भाषा थी काव्य सर्जन की उस समय में। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिखी, तो सूरदास अपना सर्जन ब्रजभाषा में कर रहे थे और केशवदास पर इन दोनों का प्रभाव था। तो उनकी भाषा में ये दोनों चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ब्रजभाषा का जो प्रभाव, ब्रजभाषा का जो उनकी कविता का माध्यम उन्होंने बनाया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा। और फिर अलंकारों की भरमार उनकी भाषा में, छंदों का वैविध्य जो हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं, यह भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर संस्कृत भाषा का मूल जो उनकी भाषा थी, उसकी गहराई इनके काव्य में दिखाई देती है। और वे खुद भी कहते हैं, अनंता सबय सर्वदा सस्य युक्ता समुद्रावधि सप्त इति विमुक्ता। अर्थात इस प्रकार की भाषा रामचंद्रिका, विज्ञान गीता के अनेकानेक स्थलों पर श्लेष और यमक अलंकारों तथा विरोधाभास अलंकारों के साथ देखने को मिलती है। यह केशवदास की भाषा की दुरूहता को स्पष्ट करता है। तो संस्कृतनिष्ठ भाषा, संस्कृतनिष्ठ भाषा, ब्रजभाषा की प्रमुखता और मिश्रित भाषा, जैसा कि हम पूर्व में बात किया हमने भी कि अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रज, आपकी अवधी, इसके अलावा बुंदेलखंडी, अलावा इसके प्राकृत, अपभ्रंश आदि सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनके काव्य में देखने को मिलता है। यह विविधता और एक तरह से कहें कि यह एक बहुत विद्वतापूर्ण जो भाव, जो तत्व है केशव की कविता का, जो उन्हें अन्य कवियों से अलग खड़ा करता है। जैसे उन्होंने बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने अवधी शब्दों का प्रयोग किया है,
वीर गाथा कालीन कवियों की भांति उन्होंने अपभ्रंश के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग करते हुए जैसे तिच्छ, कटाक्ष, समर्थ, भरथ आदि शब्दों का तय, थे, दे, टे, ढे जैसी वर्णावली से युक्त शब्दों का उन्होंने वीर गाथा कालीन कवियों के उस परंपरा का निर्वाह किया। अरबी फारसी का उन्होंने बहुत अधिकता से प्रयोग किया। जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में जो जो शब्द मिश्रित थे, चाहे वो अरबी फारसी के हों, संस्कृत के हों, अवधी के हों, बुंदेलखंडी के हों, ब्रजभाषा के हों, अपभ्रंश हो या तत्सम हो, उन सब का प्रयोग केशव ने बहुत सहजता से अपने काव्य में किया है और वह दिखाई देता है। अलावा इसके उन्होंने जैसे फारसी के शब्दों का उदाहरण देखिए, सिरताज, मिरातिव, वक्रसाए, बख्तीश, हजारा, फरमान, बाजी, ये आज उस समय के प्रचलित शब्द थे जो बोलचाल की भाषा में शामिल थे। केशव ने छलनी से इन शब्दों को छाना नहीं। केशव ने बड़े विद्वता पूर्वक इन शब्दों का अपने काव्य में इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और जन साहित्य बना दिया। दुरूह जरूर है, कठिन जरूर है, लेकिन भावपूर्ण है। और इस भावपूर्ण बनने में, साहित्य के भावपूर्ण होने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल जो रहा वो केशव की भाषा वैविध्य का रहा, भाषा बहुत अधिक भाषाओं के ज्ञान का रहा। अतिरिक्त इसके इन्होंने अपने काव्य में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग भी बहुत किया। बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी कुशलता से इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया। जैसे 20 विषे व्रत भंग भयो है, अगला फूला आंगन माय, राजसभा तिनका करी लेखो, प्यास बुझाए न ओस के चाटे आदि उदाहरण हैं जो लोकोक्ति मुहावरों का इनके साहित्य में, इनके काव्य में उपस्थिति को दर्ज कराता है। केशव के काव्य में इन सभी विशेषताओं के साथ काव्य गुण और काव्य दोषों का भी प्रयोग इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। काव्य दोष भी आए हैं सहज रूप में, काव्य गुणों का इन्होंने इस्तेमाल किया। प्राय ओज, प्रसाद, माधुर्य तीनों गुणों में इन्होंने कविता करी है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन रामचंद्रिका, रतन बावनी में ओज गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अलावा रसिक प्रिया माधुर्य गुण से युक्त है। इसके अलावा प्रसाद गुण इनके काव्य में बहुत कम देखने को मिलता है, यदा कदा, कभी कभी, कहीं कहीं प्रसाद गुण सहज ही माधुर्य के साथ आ जाता है, तो वहां वो प्रसाद गुण इनके काव्य में दिखाई देता है। इसके अभाव में ही इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्लिष्ट हो जाता है इनका साहित्य। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया में जहां क्लिष्ट पद के वहां पद हैं, वहां कुछ पदों में कहीं कहीं प्रसाद गुण देखने को मिलता है, तो यह एक कारण है। दूसरा फिर अलंकारों का भाव। इसके अलावा काव्य दोष इनके काव्य में सहज उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम छंदों की विविधता देखते हैं, अलंकारों की विविधता देखते हैं, विभिन्न बहुत सारी भाषाओं का योगदान देखते हैं, तो निश्चित रूप से काव्य दोष उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है, आ जाता है, स्वाभाविक है। तो यहां जैसे काव्य दोष की बात करें तो इनके काव्य दोष में चित्त संस्कृति का दोष, काव्य दोष, बहुत अधिक पदत्व का दोष बहुत महत्वपूर्ण से दिखाई देता है। न्यून पदत्व का दोष भी इनके काव्य में दिखाई देता है। अप्रयुक्त दोष भी इनके काव्य में दिखाई देता है। इस तरह से देखा जाए तो इनके काव्य में जहां भाषा की विविधता के कारण एक तरीके से लालित्य उत्पन्न होता है, तो दूसरी तरफ से इसमें काव्य दोष भी उत्पन्न होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि केशव का जो काव्य है, केशव का जो साहित्य है, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। जैसे पूर्व की वीडियो में कहा था कि छंद की दृष्टि से केशव का साहित्य, केशव की रामचंद्रिका अजायब घर है, छंदों का अजायब घर है। मेरा ये मानना है, छंद, अलंकार, भाषा, इन सभी दृष्टियों से केशव का काव्य, पूरा संपूर्ण काव्य एक अजायब घर है। उसमें विचित्र विचित्र चीजें देखने को मिलती हैं। कब कहां छंद बदल जाए पता नहीं, कब कहां अप्रस्तुत अलंकार उत्पन्न हो जाए पता नहीं, कब कहां भाषा परिवर्तित हो जाए, नवीन शब्दों का प्रयोग हो जाए, चलते चलते संस्कृत से अरबी फारसी में कब घुस जाए पता नहीं। तो यह विविधता जो है ये केशव के काव्य में दिखाई देती है। भाषा का ये जो लालित्य केशव के काव्य में दिखाई देता है, इससे केशव का काव्य अपने आप में एक अलग तरह का काव्य बनकर प्रस्तुत होता है और एक अलग तरह की विशेषता
आचार्य केशव की दिखाई देती है। तो हम अब इस वीडियो के साथ पाठ्यक्रम की दृष्टि से यदि देखें तो केशव को संपूर्ण करते हैं। केशव यहां संपूर्ण हो जाता है। अब हम विस्तार से अगले कवि को आगे बढ़ाएंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।